Good morning, students. This session is for class 8 science. Student, we have completed the theoretical portion of this chapter, that is known as coal and petroleum, and is at fifth chapter of your book, of your NCERT book. Today we are going to solve or going to complete the questions which is given in your book. So let's start with questions, and the solution of these questions are given here. You can note down in your notebook, okay, and you can try to write the answers by yourself, and then you can check or you can compare with the answers given here. Okay, so let's start with the question number 1. The question number 1 of this chapter is, what are the benefits of using CNG and LPG over other fuels? So students, first try to write the full form of these two terms. I hope you all know about what is CNG and what is LPG. So try to write full form of these two. Okay. First I am going to give you answer of these question, and then I will give you the full name, but I know कि आपको पहले से ही पता है क्या है ये CNG and LPG. Okay, so let's understand first the benefits of using CNG and LPG over other fuels. So you can see here, they can be easily burned. They can be easily So students, you can see here the benefits. First one is they can be easily burned. Second one is their transportation is easier and they can be transported through pipelines. Okay, so their transportation means, आपको पता है transportation means होता है one place to another place carry करना. Okay, so their transportation is easier and they can be transported through pipelines. इनको पाइप के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. Then they do not give out smoke when burned and are called clean fuels. तो जब ये बर्न करते हैं तो ये स्मोक मतलब धुआं, ये धुआं नहीं प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और जिससे इन्हें बोलते हैं क्लीन फ्यूल्स. ये क्लीन फ्यूल्स हैं बिकॉज दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन एयर पोल्यूशन. ओके, इनसे जो एयर पोल्यूशन है वो बहुत कम होता है, मिनिमम होता है, आप नेग्लिजिबल भी बोल सकते हैं. सो यू कैन सी हियर दे डू नॉट गिव आउट स्मोक व्हेन बर्न्ड एंड आर कॉल्ड क्लीन फ्यूल्स. तो ये स्मोक नहीं कर देते हैं जब ये बर्न होते हैं और इसीलिए इनको क्लीन फ्यूल कहते हैं. तो आपको इस आंसर में एक क्वेश्चन मिलता है, वाई CNG and LPG are known as clean fuels. तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं because they do not give out smoke when burned, so that they are called clean fuels. और ये इसका बेनिफिट भी है. ओके, then next one is they have high calorific value. high calorific value इसका मीनिंग क्या है स्टूडेंट? high calorific value मीन्स होता है कि स्मॉल अमाउंट में भी अगर इसको हम बर्न करें तो ये बहुत लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करेगा. ठीक है, जिन मटेरियल्स या फिर जिन फ्यूल्स की कैलोरीफिक वैल्यू लो होती है उनका ज़्यादा अमाउंट यूज़ करने पे हमको अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ हीट मिलती है. लेकिन अगर कैलोरीफिक वैल्यू हाई है तो हम कम अमाउंट में भी यूज़ करेंगे तो हमको लार्ज अमाउंट में हीट मिलेगा. तो हमारे जो फ्यूल होते हैं अगर उनकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई है, इट मीन्स वो ज़्यादा हमको हीट देंगे. दे कैन गिव अस मोर अमाउंट ऑफ हीट. ओके, सो आई होप कि आपको ये आंसर समझ में आ गए हैं. और इनका फुल नेम तो आपको पहले यहाँ पे दिख रहा है. यू कैन सी हियर CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. ये भी क्वेश्चन हो सकता है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ CNG एंड LPG. और LPG का तो आपको पहले से ही पता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. ओके,
लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, आपको पता है एलपीजी जो है इसका यूज हम लोग डोमेस्टिक यूज भी बहुत ज़्यादा करते हैं, घरों पे कुकिंग के लिए करते हैं। सीएनजी का यूज़ व्हीकल्स के लिए किया जा रहा है आजकल, ठीक है। आप देखे होंगे, अगर आप दिल्ली एरिया में गए होंगे तो वहाँ पे जितने भी ऑटो या फिर बसेस सब आजकल सीएनजी फ्यूल से ही चलते हैं, ठीक है। आगरा जहाँ पे ताजमहल के आसपास एयर पोल्यूशन से ताजमहल को भी इफ़ेक्ट होता है, तो उसके आसपास के एरियाज में भी जो व्हीकल्स हैं उनमें सीएनजी का ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे व्हाट आर बेनिफिट्स ऑफ द यूजिंग सीएनजी एंड एलपीजी ओवर द अदर फ्यूल्स, इसका आंसर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वैसे आप और भी आंसर्स लिख सकते हैं, इफ़ यू हैव अदर आंसर्स इन योर माइंड यू कैन राइट, ओके, बट दीज आर सम गुड पॉइंट्स अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग सीएनजी एंड एलपीजी ओवर अदर फ्यूल्स। लाइक अदर फ्यूल्स मीन्स यहाँ पे फोजिल फ्यूल से रिलेटेड आंसर है आपका, जैसे कि जो फोजिल फ्यूल पेट्रोलियम है, कोल है, जो एयर पोल्यूशन में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज्ड फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड्स। यहाँ देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज्ड फॉर सरफेसिंग द रोड्स। तो आपको पता है सरफेसिंग ऑफ रोड के लिए आप कोल तार भी यूज़ करते हैं, बट कोल तार क्या पेट्रोलियम प्रोडक्ट है? तो नहीं है, कोल तार कोल से मिलने वाला प्रोडक्ट है, बट यहाँ पे आप देख रहे हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट पूछ रहा है। तो हमने पढ़ा था बिटुमेन, बिटुमेन इज पेट्रोलियम प्रोडक्ट विच इज़ यूज्ड फॉर सरफेसिंग ऑफ द रोड। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आंसर है बिटुमेन, क्योंकि बिटुमेन क्या है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। वैसे आप कोलतार अगर लिखते हैं, बट कोलतार क्या है, कोलतार पेट्रोलियम प्रोडक्ट नहीं है, कोलतार कोल का प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पे और भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे नेम द टू प्रोडक्ट और टू मटेरियल यूज्ड फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड। तो यहाँ पे कोल तार लिख सकते हैं, यहाँ पे आप बिटुमेन लिख सकते हैं, अगर दो डिफरेंट पूछे जा रहे हैं। अगर पूछा जाता है यहाँ पे गिव द नेम ऑफ कोल प्रोडक्ट यूज्ड फॉर सरफेसिंग ऑफ द रोड, तो आपका आंसर यहाँ पे कोल तार होता। लेकिन यहाँ पे लिखा जा रहा है नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज्ड फॉर सरफेसिंग ऑफ द रोड, सो योर आंसर इज बिटुमेन इज, दिस इज, यहाँ पे इज थोड़ा सा डिसअपीयर हो रहा है, उसको इरेज करते हैं अभी। तो आप देख रहे हैं ये आंसर, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं बिटुमेन इज अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट विच इज यूज्ड फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड्स। तो ये आपका सेकेंड आंसर हुआ। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, कि क्या है ये आंसर सेकेंड, दिस वन इज ए बिटुमेन। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्या है, डिस्क्राइब हाउ कोल इज फॉर्म्ड फ्रॉम डेड वेजिटेशन, ओके, व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड। तो आप इसका आंसर खुद से भी लिख सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं और अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश कर सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं, एक बार हम क्वेश्चन फिर से रीड कर देते हैं। डिस्क्राइब हाउ कोल इज फॉर्म्ड फ्रॉम डेड वेजिटेशन एंड द सेकेंड पार्ट इज व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं डिस्क्राइब हाउ कोल इज फॉर्म, कोल का फॉर्मेशन कैसे होता है डेड वेजिटेशन से, पहले इसको समझ लेते हैं। वैसे आई होप कि आप सभी ने इसको पहले से ही समझ लिया है और आप सभी को आंसर पता होगा, बट लेट अस डिस्कस आंसर ऑफ दिस पार्ट अगेन। सो यू कैन सी हियर, मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो dense forest got buried under the soil due to the natural processes like storm, floods and earthquakes. These dense forests got compressed as more and more soil got deposited over them. Okay, under high pressure and high temperature, due to the layer of soil, dead plants got slowly converted to coal. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये है इस पार्ट का आंसर। अगर हम सिर्फ इतने की बात करें तो इतना आपको आंसर लिखना होगा।
वैसे आप इसी को अपने वर्ड में भी लिख सकते हैं। तो एक बार फिर से आपको बता देते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो dense forest got buried under the soil due to the natural processes like storm, floods and earthquake। तो यहाँ पे लिखा जा रहा है मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो जो अर्थ के सरफेस पे जो डेंस फॉरेस्ट था वो क्या हुआ, वो सॉइल के अंदर दब गया। कैसे दबा होगा, गॉट बरीड मीन्स अंदर दब गया। कैसे दबा होगा, ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस, कुछ नेचुरल प्रोसेस जो हुए होंगे, लाइक स्टॉर्म, आप जानते हैं स्टॉर्म क्या होता है, फ्लड्स, देन अर्थक्वेक, इन सभी की वजह से ये जो डेंस फॉरेस्ट था ये सॉइल के अंदर क्या हो गया, दब गया। अब इसके बाद क्या हुआ, दीज डेंस फॉरेस्ट गॉट कंप्रेस्ड एज मोर, ये सभी क्या हुए, कंप्रेस होने लगे और तेज दब गए। क्यों, जब इनके ऊपर बहुत ज़्यादा सॉइल डिपॉजिट हो गई। ठीक है, तो प्रेशर अंदर का बढ़ गया, इनके ऊपर का प्रेशर बढ़ गया। ठीक है, तो जब प्रेशर बढ़ गया तो यहाँ पे देख सकते हैं अंडर दिस हाई प्रेशर, और वहाँ पे टेम्परेचर भी बहुत हाई था। तो अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर ड्यू टू लेयर्स ऑफ सॉइल, सॉइल की बहुत ज़्यादा लेयर्स की वजह से डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल, जो हमारे डेड प्लांट थे वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो गए किसमें, कोल में। ठीक है, अब क्या हुआ, अब यहाँ पे देखिए दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल फ्रॉम डेड वेजिटेशन, तो इसी प्रोसेस को, जिस प्रोसेस से द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल फ्रॉम डेड वेजिटेशन इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। सो द प्रोसेस बाय विच द dense forest which is buried under the soil is converted into the coal is known as carbonization। ओके, तो कार्बोनाइजेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस से जो हमारा फॉरेस्ट था वो सॉइल में दबने के बाद मिलियंस ऑफ ईयर्स में कन्वर्ट हो गया कोल में। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कार्बोनाइजेशन। तो आई होप कि आपको समझ में आया है। अगर आप इस बात को समझ गए हैं तो यहीं पे एक दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा एकदम ऐसे ही, डिस्क्राइब हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड वेजिटेशन। यू कैन राइट आंसर ऑन द बेस ऑफ दिस आंसर। ओके, सो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू इफ यू practice writing of the answers. So write question, describe how petroleum is formed. This one is your question। अब इसका आंसर लिखना शुरू करिए, देखिए क्या आप लिख पा रहे हैं। सिर्फ आपको क्या करना होगा, यहाँ पे मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो आपको पता है कि पेट्रोलियम किससे बनता है, पेट्रोलियम उन ऑर्गेनिज्म से बनता है जो कि सी के अंदर रहते थे और किसी तरीके से वो सॉइल जो सरफेस पे चले गए और धीरे धीरे उनके ऊपर सॉइल डिपॉजिट होने लग गई, और फिर प्रोसेस उसमें भी सेम हुआ, मतलब वहाँ पे भी हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर था और फिर केमिकल प्रोसेसेस की वजह से वो जो थे वो चेंज हो गए पेट्रोलियम में। ठीक है, बट यहाँ पे जो डिफरेंस है इन दोनों में वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो बताया जाता है वो बताया जाता है कि जो कोल का फॉर्मेशन हुआ था वो फॉरेस्ट से हुआ है, जो भी अर्थ सरफेस पे जो डिफरेंट फॉरेस्ट थे उनसे हुआ है, जबकि पेट्रोलियम का जो फॉर्मेशन है वो हुआ है उन ऑर्गेनिज्म से जो सी के अंदर रहते थे। तो ये यहाँ पे एक डिफरेंस मिलता है कोल और पेट्रोलियम में, बट प्रोसेसेस दोनों के सेम रहे हैं, दोनों को मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं बनने में, और दोनों के लिए कंडीशंस हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये 3 क्वेश्चंस और इनके साथ जो क्वेश्चंस आपको एडिशनल डिस्कस किए जा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है। नाउ लेट्स सॉल्व दिस पार्ट, दिस क्वेश्चन नंबर 4। दिस वन इज द फिल इन द ब्लैंक्स। तो आप अपने से ट्राई भी कर सकते हैं, ट्राई करिए, देखिए क्या आप सही फील कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज फॉसिल फ्यूल्स आर। अब यहाँ पे आपको 3 पार्ट में फिल करना है, ए, बी और
सी। तो यहाँ पे क्या है चेक करिए, ट्राई टू राइट बाय योर सेल्फ। तो यहाँ पे हम आंसर आपको बता देते हैं, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आंसर खुद से लिख सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी आंसर। यू कैन सी हियर आंसर ए इज गिवन, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो fossil fuels are coal, you can fill here coal, I am writing C for coal, then P for petroleum and N for natural gas. So you must write here complete coal, then petroleum, then natural gas. So this one is the answer of question number A. Then the question B, process of separation of different constituent from petroleum is called। अब इसको क्या बोलते हैं, तो ट्राई करिए, इसको क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट फ्रॉम पेट्रोलियम। तो आपको पता है पेट्रोलियम में बहुत सारे चीज़ों का ये मिक्सचर होता है, तो उनके जो कंस्टिट्यूएंट है उनको जो सेपरेट करते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। तो आपको पता है इस प्रोसेस को बोलते हैं रिफाइनिंग। आप यहाँ पे आंसर देख सकते हैं रिफाइनिंग। और रिफाइनिंग की अगर डिफिनीशन देखें तो रिफाइनिंग किसे बोलते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट फ्रॉम पेट्रोलियम इज कॉल्ड रिफाइनिंग, ठीक है। तो यही आपको यहाँ पे देखिए, प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट फ्रॉम पेट्रोलियम इज कॉल्ड रिफाइनिंग। तो यहाँ पे आप रिफाइनिंग फील कर देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका आंसर है रिफाइनिंग। तो ये रिफाइनिंग हो गया। तो आई होप कि आपका ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट। आप थर्ड देखिए क्वेश्चन क्या है, लिस्ट पॉपुलेटिंग फ्यूल फॉर व्हीकल इज। तो लिस्ट पॉल्यूटिंग, यहाँ पे सॉरी पॉल्यूटिंग है, लिस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल फॉर व्हीकल इज। पॉल्यूटिंग मतलब कि सबसे कम पोल्यूशन करने वाला फ्यूल कौन सा है व्हीकल के लिए, ठीक है। तो देख आपको आंसर तो पहले से ही पता है, आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अगर आपने फिल कर लिया है सो आई एम गोइंग टू शो यू आंसर ऑफ दिस पार्ट एंड यू कैन सी द आंसर। सो आंसर इज CNG, or you can write compressed natural gas. So CNG does not produce smoke on burning, so it is the least polluting fuel for vehicles. Okay, so CNG is a fuel which does not produce smoke. तो क्यों है ये least polluting? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पार्ट है इसका, ये इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है। तो क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक है इसमें, इसलिए ये क्या है, ये लिस्ट पोल्यूटिंग है। तो आप क्यों लिस्ट पोल्यूटिंग है अगर क्वेश्चन पूछता है तो भी आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं, क्योंकि इट डज नॉट प्रोड्यूस स्मोक ऑन बर्निंग। क्योंकि ये स्मोक नहीं, मतलब धुआं, बर्न होने पे धुआं प्रोड्यूस नहीं करता है, इसलिए ये क्या है, लिस्ट पोल्यूटिंग फ्यूल है फॉर व्हीकल्स के लिए। सो यू कैन सी हियर HCNG डज नॉट प्रोड्यूस स्मोक ऑन बर्निंग, इट इज़ द लिस्ट पोल्यूटिंग फ्यूल फॉर व्हीकल्स। बट आपका क्वेश्चन था, यहाँ पे क्वेश्चन अगर देखें लिस्ट पोल्यूटिंग फ्यूल फॉर व्हीकल, सो आपका आंसर है CNG, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। तो हमने ये 4 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। अब चलते हैं हम लोग 5th क्वेश्चन पे। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं 5th क्वेश्चन है, टिक ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। तो आप इनको देखिए और इनका आंसर कोशिश करिए टिक करने का। तो फर्स्ट है फोसिल फ्यूल कैन बी मेड इन लेबोरेटरी। तो क्या फोसिल फ्यूल को लेबोरेटरी में बना सकते हैं, क्या लगता है? तो इसका आंसर है फॉल्स। अब क्यों है फॉल्स, ये भी हमको समझना होगा यहाँ पे। तो फॉल्स इसलिए है क्योंकि यहाँ पे देखिए फॉल्स, और इसका आंसर आपको हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं
क्यों इसको नहीं बना सकते हैं लेबोरेटरी में, इसका आंसर यहाँ पे आपको मिल रहा है। फॉसिल फ्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन डेड एनिमल्स एंड प्लांट। द प्रोसेस टेक अ लॉन्ग टाइम मीन मिलियंस ऑफ ईयर्स एंड इट happens over millions of years. Okay, it is therefore not possible to produce fossil fuels in laboratories. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका रीज़न क्या है। इसका रीज़न जो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है वो है इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर फॉर देयर फॉर्मेशन अंडर द कंडीशन ऑफ हाई प्रेशर एंड वेरी हाई टेम्परेचर। तो अगर आप डेड एनिमल और प्लांट को बहुत ही हाई टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन में रख भी दें तब भी इस स्लो प्रोसेस से मीन्स एनिमल और प्लांट से इसको फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए आप यहाँ पे देख रहे हैं फॉसिल फ्यूल कैन बी मेड इन लेबोरेटरी। ये जो स्टेटमेंट है इसको फॉल्स बताएंगे हम लोग, या ये फॉल्स होगा। सेकेंड, CNG इज मोर पॉल्यूटिंग फ्यूल देन पेट्रोल। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये तो आपको डायरेक्ट ही फॉल दिख रहा है। CNG इज मोर पॉल्यूटिंग फ्यूल देन पेट्रोल, जबकि हमने अभी भी पढ़ा था CNG एक बेस्ट फ्यूल है, एक क्लीन फ्यूल है जो कि पॉल्यूशन ही नहीं करता। तो ये कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फॉल्स होगा। सो दिस वन इज अगेन फॉल्स। तो यहाँ पे अगर होता CNG इज़ वेरी लेस पोल्यूटिंग फ्यूल या फिर लेस पोल्यूटिंग फ्यूल देन पेट्रोल, तब ये कहीं सही हो सकता था। बट यहाँ पे आप देख रहे हैं CNG इज मोर पोल्यूटिंग फ्यूल है, तो यहाँ पे ये गलत स्टेटमेंट है जिसको हम लोग फॉल्स कहेंगे। थर्ड वन इज कोक इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए कोक क्या है, कोक ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है। हाँ ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि कोक में लगभग 100% कार्बन होता है। तो यहाँ पे देखिए ये ट्रू है, ये आपका स्टेटमेंट है ट्रू। ठीक है, ये ट्रू है। और यहाँ पे देख रहे हैं कोक इज एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, तो ये ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन होता है। नेक्स्ट की अगर बात करें हम, कोल तार इज मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस। तो हमने पढ़ा भी था कोल तार में बहुत सारे चीज़ों का ये मिक्सचर होता है। तो अगर हम डी की बात करें तो यहाँ पे देखिए ट्रू है, तो ये डी हमारा ट्रू है। ठीक है, और इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया जा रहा है। कोल तार इज ए मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस। और इसके आंसर्स में आपने देखा था वहाँ पे नेफ्थलीन, डिफरेंट टाइप के वैक्स, ठीक है, ये सभी जो है डिफरेंट केमिकल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। ठीक है, तो ये सभी जो है ये क्या है, कोल तार से पाए जाते हैं। मतलब कोल तार क्या है, एक मिक्सचर है बहुत सारे सब्सटेंसेस का, अप्रॉक्सीमेटली 200 डिफरेंट सब्सटेंसेस का। नेक्स्ट है केरोसिन इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल, जबकि हमें पता है केरोसिन भी कहाँ से मिलता है, रिफाइनिंग के बाद एक प्रोडक्ट केरोसिन भी होता है। इसका मतलब केरोसिन फॉसिल फ्यूल से मिलता है। फॉसिल फ्यूल मीन्स कोल और पेट्रोलियम दोनों है, तो यहाँ पे केरोसिन पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। इट मीन्स ये स्टेटमेंट फॉल्स हुआ, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि केरोसिन इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल। तो यहाँ पे देखिए फॉल्स है। केरोसिन इज अ फॉसिल फ्यूल विच इज ऑब्टेन फ्रॉम द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। ये पेट्रोलियम के रिफाइनिंग से मिलता है, इसलिए ये भी एक फॉसिल फ्यूल है। ठीक है, तो हमने सक्सेसफुली क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। तो यहाँ देखिए एक्सप्लेन वाई फॉसिल फ्यूल आर एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। तो यहाँ पे आप जानते हैं एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं, ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जो लिमिटेड अमाउंट में होते हैं और ये इनफाइनाइट टाइम तक यूज़ नहीं किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे बताना है कि वाई फॉसिल फ्यूल आर एग्जॉस्टिबल। तो यहाँ पे सोल्यूशन देखिए, सोल्यूशन है fossil fuels requires millions of years to form from the dead plant and animals that get buried deep inside the earth. They require high temperature and pressure for
their formation condition which cannot be provided in laboratory, and further their rate of formation is very slow in comparison to their rate of consumption, so they will get exhausted in the near future due to the current rate of consumption. ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फॉसिल फ्यूल को बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगता है और उसके लिए रिक्वायर्ड कंडीशन भी होनी चाहिए, जबकि इनका जो फॉर्मेशन है, मतलब ये जिस रेट से बनते हैं वो रेट बहुत ही स्लो है, बट इनका जो कंजम्पशन है वो बहुत हाई है। ठीक है, तो अगर इनको लेबोरेटरी में बना भी लें और अगर ये बहुत स्लो रेट से बन भी जाए, तब भी इनके बनने से पहले ये इनके, क्योंकि इनका कंजम्पशन बहुत फास्ट है, ये क्या होंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे, ये बहुत जल्द ख़त्म हो जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे। और क्योंकि ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये लिमिटेड अमाउंट में, so that they are known as exhaustible natural resources. So let me repeat. Fossil fuels requires millions of years to form from the dead plants and animals, that their formation conditions which cannot be provided in the laboratory. Further, their rate of formation is very slow in comparison to their rate of consumption, so they will get exhausted in near future ड्यू टू द करेंट रेट ऑफ कंजम्पशन। तो ये है इसका आंसर, आप इसका आंसर नोट कर लीजिए स्टूडेंट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आप इनको नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में, पॉज करके इस वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेज ऑफ कोक। तो यहाँ पे हमें कोक के बारे में लिखना है, तो आपको पता है कोक एक कोल का प्रोडक्ट है, इसके बारे में लिख लेते हैं। तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे देखते हैं क्या क्या है। तो यहाँ पे देखिए कैरेक्टरिस्टिक, फर्स्ट है कोक इज हार्ड इन नेचर, देन सेकेंड कोक इज पोरस इन नेचर, एंड थर्ड वन इज कोक इन ब्लैक इन नेचर। सो ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक है, आप एक तरीके से इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हार्ड होता है, पोरस होता है और ब्लैक होता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पता चल गई हैं। नेक्स्ट है यूजेज ऑफ कोक। तो कोक का क्या क्या यूजेज है यहाँ पे देख सकते हैं हम। तो फर्स्ट वन है इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील। तो इसको स्टील मैन्युफैक्चर में यूज़ किया जाता है। ठीक है, आप जानते हैं हीट प्रोड्यूस करने के लिए जनरली इनका यूज़ किया जाता है, तो स्टील इंडस्ट्री में इसका यूज़ करते हैं। सेकेंड वन इज इट इज़ यूज्ड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है जो जिसका यूज़ कहाँ करते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। ठीक है, तो ये दो इसके यूजेज हैं और ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है, इसको आप नोट कर सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को पहले ही डिस्कस किया जा चुका है, फिर से इसको एक बार बता देते हैं। पेट्रोलियम वॉज फॉर्म फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिज्म दैट गॉट बरीड इन द सी मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। दीज डेड बॉडीज गॉट कवर्ड विथ लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले। ठीक है, सी के अंदर ही। Then lack of air, high temperature and high pressure transformed these dead organisms into petroleum and natural gases. ठीक है, तो आपको पता है ये इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। पेट्रोलियम वॉज फॉर्म फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे देखिए ये डेड ऑर्गेनिज्म से बनते हैं। गॉट बरीड इन सी मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, जो कि सी के अंदर गॉट बरीड हो गए थे मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, बहुत ईयर्स पहले। दीज डेड बॉडीज गॉट कवर्ड, और ये क्या हुए, कवर हो गए विथ लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले से। ओके, उसके बाद क्योंकि वहाँ पे एयर की एब्सेंस थी और टेम्परेचर और प्रेशर बहुत हाई है, तो उन कंडीशंस में इनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और ये ट्रांसफॉर्म होके बने पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसका आंसर आप
अपनी बुक से भी लिख सकते हैं कि कैसे ये फॉर्मेशन होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, द फॉलोइंग टेबल शोज द टोटल पावर शॉर्टेज इन इंडिया फ्रॉम 1991 to 1997. So the data in form of graph plots shortage percentage for year on the y-axis and the year on the x-axis. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ईयर दिया हुआ है 1991, 1992, 1993 और उनके शॉर्टेज यहाँ पे दिए जा रहे हैं। शॉर्टेज में 7.9% है 1991 में, देन 1992 में ये है 7.8%, 1993 में 8.3%, 1994 में 7.4%, 1995 में 7.1%, 1996 में 9.2% और 1997 में 11.5%। सो आई होप कि आपको ग्राफ प्लॉट करना आता है। फिर भी यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे देखिए शॉर्टेज परसेंटेज को वाई एक्सिस पे और ईयर को एक्स एक्सिस पे प्लॉट करने को बोला गया है, तो ये वाले पोर्शन हमारे एक्स एक्सिस पे होंगे और इसको हम वाई एक्सिस पे प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पे ग्राफ अगर देखें हम तो ये रहा आपका ग्राफ, आप यहाँ पे देख सकते हैं। हमने यहाँ पे हर एक बिग बॉक्स को 1 ईयर के डिफरेंस पे प्लॉट किया। तो यहाँ पे 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 तक है ये ग्राफ। यहाँ वाई एक्सिस पे शॉर्टेज 5, 7, 9, 11, 13, वैसे आप ये वैल्यूज़ चेंज भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं 1991 में 7.9 है, तो इस पॉइंट पे ये, देन 7.8 थोड़ा सा डाउन हुआ है, देन 8.3 यहाँ पे थोड़ा इंक्रीमेंट हुआ है, देन 1994 यहाँ पे 7.4 पे आप एक पॉइंट लगाते हैं, देन यहाँ पे 7.1 पे लगाते हैं, देन 9.2 पे लगाते हैं और 11.5 पे। अब इन सभी को आप मिला देते हैं यहाँ पे, तो ये आपको एक ग्राफ मिल जाता है। यही आपका रिजल्टेंट ग्राफ है, ठीक है स्टूडेंट। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में भी दिया जा रहा है। एक ग्राफ पेपर लीजिए और एक ग्राफ बनाइए अपने से। आप इस ग्राफ को डिफरेंट फॉर्म बना सकते हैं। वीडियो को पॉज करके इसको चेक कर लीजिए, ठीक है। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी हैं, आप वहाँ डायरेक्ट कनेक्ट हो गए अपने क्वेश्चंस, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, ठीक है। इस पूरे वीडियो को फिर से देखिए, रिवाइज करिए, क्वेश्चन आंसर नोट करिए और होमवर्क कंप्लीट करके दिए गए मेल पे सेंड करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।